नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया और परीक्षा ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चयनित होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वे वरिष्ठता के आधार पर बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए भी हर विभाग के अलग अलग सर्विस रूल्स है, जिनकी वजह से ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु एक परीक्षा लेना संभव नहीं था। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों की लगभग 35,000 पदों को विज्ञापित किया गया और राज्य सरकार ने एक सामान्य पात्रता परीक्षा ली। गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, रिक्वेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है। यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5,000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना, वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आपको अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने बने हुए हैं सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके, और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके बाद 3,59,000 हमने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स, सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो सालों साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जैसे आपने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप ऐसे बने हैं, और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम, आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे सर्विस रूल के हिसाब से। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो, यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है, वो 56 और 57 2 ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा नहीं है, 4 गुणा का एक विषय आया है। 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय, कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो एक क्वालिफाई करके सीईटी 1 आया है, इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है।
100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है। हम इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की सरकार की कल्याणकारी योजना और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। उन्होंने कहा कि पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है जो योजना और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पीपीपी के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 के बाद से कुल 9,67,000 से अधिक राशन कार्ड जोड़े गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अयोग्य लाभार्थियों को बाहर कर देने से पात्र आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ हुआ है, जिन्हें पहले पीडीएस के लाभ से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पीपीपी में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत सुधार और शिकायत निवारण तंत्र है। पीपीएन में शिकायतों का निपटान और प्रत्येक डाटा फील्ड का सत्यापन एक विस्तृत और अनुकूलित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसी अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए पीपीपी तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजना और अन्य सेवाओं के लाभार्थी के द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। ये पीपीपी को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक के समय लगा, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान पीपीपी को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रिय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डाटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का डाटा परिवार के एक वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। पीपीएन में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लेखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर समय अपडेटेड रखा और अद्यतन किया जाता है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।